Greetings to everyone. This is Anushka once again welcomes you all on the Umishka classes. So जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे that आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के बारे में। एक बहुत रिसेंट टेक्निक हमारी नॉलेज में आई है, नॉट वेरी रिसेंट एक्चुअली, बट हाँ फ्रॉम द लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 years आई थिंक। सो क्रिस्पर Cas9 इसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। ये ऑल्दो काफ़ी रीसेंट टेक्निक है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जानते हैं कि नाम काफ़ी सुनते थे बट कन्फ्यूजन बहुत होता था कि भाई ये है क्या भला, और किस तरीके से काम करता है, क्या है। तो चलिए ये जो भी एक हैवॉक क्रिएटेड था स्टूडेंट्स के माइंड में, तो आज इस डर को भगाते हैं और क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सो क्रिस्पर Cas9, देखो इस सिस्टम में क्या है, दो चीज़ें छुपी हुई हैं। द वन इज़ द क्रिस्पर एंड सेकेंड इज़ द Cas9। सो क्रिस्पर इज़ द RNA हेयर एंड दिस Cas9 इज़ अ प्रोटीन। ठीक। सो होता क्या है बेसिकली, एक जनरल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्रिस्पर Cas9 है क्या, सो क्रिस्पर Cas9 इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ RNA एंड अ प्रोटीन। ठीक है, जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है इस इमेज में, ये जो स्काई ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ये ऑरेंज कलर का या पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक है RNA। ये RNA एक पर्टिकुलर जाके एक स्ट्रैंड से जाके बाइंड किया है एक पर्टिकुलर साइट पे जाकर, और फिर इसके बाइंड होने के बाद क्या हुआ, ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रही है ये Cas9 प्रोटीन आई और आके इसने उस DNA पे, जिस DNA के पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे और पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के पास जाके ये RNA जो बाइंड हुआ था वहाँ जाके इसने कट्स लगा दिए। ठीक। सो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्रिस्पर जो है इसमें ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। मतलब क्लस्टर्ड है दैट मीन्स ग्रुप में है, और रेगुलरली इंटरस्पेस्ड है मतलब छोटे छोटे लेवल पर इनके बीच में क्या है, कुछ स्पेसर्स लगे हुए हैं। ठीक है। और ये हैं क्या बेसिकली, दीज आर द शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आखिर क्या भला है। सो एक बहुत ही अगर जनरल टर्म में आपको बोलूँ, जैसे आप एक वर्ड देखिए हिंदी का नवजीवन, इसको अगर आप शुरू से इस वर्ड को देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है, अगर आप शुरू से पढ़ें या फिर इसको पीछे की साइड से पढ़ें, मतलब दोनों ही डायरेक्शन से आप इसको नवजीवन ही पढ़ेंगे। इन द सिमिलर वे मलयालम, आप आगे से इसको रीड करें या पीछे से रीड करें, दोनों ही रीडिंग फ्रेम में एक ही वर्ड निकलेगा। सो पैलिंड्रोम आर बेसिकली दो सीक्वेंसेस विच कैन बी रीड सेम फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। अगर हम DNA के कंसर्न में अगर बात करते हैं, बोथ डायरेक्शंस का क्या मतलब होता है कि 5 to 3' अगर हम पढ़ें तो भी आपका सेम सीक्वेंस रहता है और अगर हम 3 to 5 पढ़ें तो भी आपका सेम ही सीक्वेंस रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। ठीक है। सो क्रिस्पर इज बेसिकली द शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स which are arranged in a regular manner and they are interspaced. They have some spacers in between them, and this group as a whole is known as CRISPR, right? अब बात करते हैं Cas9 की। सो Cas9 is basically CRISPR associated protein 9। Cas का मतलब है यहाँ पे CRISPR associated। ठीक है। अब कैस, अगर हम क्रिस्पर Cas9 की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन रहेगा आपका Cas9। इसी तरीके से और भी सिस्टम्स होंगे, उनमें जो प्रोटीन है वो आपकी चेंज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। अभी तो हमने क्या पढ़ा है सिर्फ कि भाई क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म क्या है,
बट ये एक्चुअली है क्या चीज़? सो क्रिस्पर Cas9 इज बेसिकली अ जीनोम एडिटिंग टूल. जीनोम एडिटिंग मीन्स कि हम कोई भी किसी भी तरीके का चेंज कर रहे हैं जीनोम में. हम कोई डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ सीक्वेंसेस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या उनको रिप्लेस कर सकते हैं. सो जीनोम एडिटिंग क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच द डीएनए or a part of DNA is being inserted, deleted, modified or replaced. Okay. सो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं जीनोम एडिटिंग टूल का. अब ऐसे ही काफ़ी सारे टूल्स अभी आप यूज़ कर चुके हैं. जैसे पहले एक यूज़ होता था एक्सपेरिमेंटेशन में, कुछ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे. ठीक है, जैसे आपके जिंक फिंगर न्यूक्लियस हो गए या आपके टेलेंस का नाम आपने सुना होगा. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक, टेलिन जो है इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियर. इसी सीरीज़ में अब आता है क्रिस्पर Cas9. ठीक, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. सो आपको ये पहले क्लियर हुआ कि भाई ये क्रिस्पर Cas9 है क्या चीज़. ठीक, सो क्रिस्पर Cas9 इज़ बेसिकली अ जीनोम एडिटिंग टूल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो जीन सीक्वेंस है या हमारा जो एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है, हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं. एनी हाउ वी कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर जीन. गॉट इट? चलो देखो, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात की जाए, सो 1987 मीन्स ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा पुराना नहीं है. ठीक है ना. सो 1987 में सबसे पहले डिस्कवरी हुई कोलाई में क्रिस्पर सीक्वेंसेस की. ओके. एंड देन इन द ईयर 2000 क्रिस्पर सीक्वेंस फाउंड किए गए कुछ रिलेटेड माइक्रोब्स में. सबसे पहले तो कोलाई में डिस्कवर हुआ ये, उसके बाद कोलाई से ही रिलेटेड कुछ अदर माइक्रोब्स में भी इसको देखा गया. And then in the year 2002, the CRISPR name was coined. Okay? और CRISPR नाम तो दिया ही, साथ के साथ क्या हुआ, ये जो कास जीन है या कैस जीन भी कहते हैं, तो इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, इसको डिफाइन किया गया कि भाई कैस जीन नाम की भी एक कोई चीज़ होती है. ठीक. देन इन द ईयर 2007 क्या हुआ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया क्रिस्पर मीडिएटेड एडेप्टिव इम्यूनिटी का. अब ये जो क्रिस्पर मीडिएटेड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे वाली कुछ हेडिंग्स में बताऊंगी, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्पर के थ्रू कौन सी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है और किस में होती है. ठीक है. लेकिन अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये जो क्रिस्पर मीडिएटेड एडेप्टिव इम्यूनिटी थी, इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन से ईयर में निकला था? 2007 में. ओके. देन इन द ईयर 2013 there was the first demonstration of Cas9 genome editing in eukaryotes. अभी यहाँ तक क्या बात हो रही थी, सारे ही केसेस में आप देखिए सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात थी. बट इन 2013 क्या होता है, सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जब इस Cas9 जीनोम एडिटिंग टूल को यूकैरियोट्स में यूज़ किया गया. ठीक है. देन बात आती है कि इस डिस्कवरी को, जो ये क्रिस्पर Cas9 सिस्टम से रिलेटेड एक डिस्कवरी हुई थी, विच वॉज डन बाय इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डोर्ना, इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल अवार्ड मिला. ठीक है. चलो अब बात करते हैं भाई कि काफ़ी सारे ऐसे टूल्स थे, जीनोम एडिटिंग टूल्स या एंजाइम्स बात करें, न्यूक्लियसेस बात करें, जो आपके जीनोम में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते थे, वो पहले भी यूज़ किए जा चुके हैं. जैसे अभी आपने जिंक फिंगर न्यूक्लियस देखा था और टेलेंस के बारे में देखा आपने. देन वाई क्रिस्पर, क्रिस्पर की नीड क्यों पड़ी? ठीक है. सो देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा वाइडली इसकी एप्लीकेशंस होने लगी हैं.
So few of them are because first of all that there is high potency and specificity. ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है टू सर्टेन जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस के साथ इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ ऑल्सो हाईली पोटेंशियल। देन कम्स दैट इट इज़ ब्रॉडली एप्लीकेबल। इसका जो एप्लीकेशन है इट कैन बी applied in vivo as well as in vitro condition, and it is a very simple editing tool. सिंपली इसमें क्या है, एक आपका प्रोटीन रहता है, एक आपका आरएनए पार्ट होता है। आरएनए जाके आइडेंटिफाई करेगा किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को और प्रोटीन जाके वहाँ पे कट्स लगा देगा, सीधे सी बात, ठीक है। देन कम्स दैट इट इज़ पोटेंशियल वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। एक ही बार ट्रीटमेंट करने के बाद ही इसका रिजल्ट आपको मिलने लगता है इन योर एक्सपेरिमेंटेशन। सो इट इज़ हाईली, क्या है ये, सो इट इज़ हाईली पोटेंशियल। देन कम्स दैट इट इज़ एबल टू एड्रेस एनी साइट इन द जीनोम। ये किसी भी साइट को जाके टारगेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो टारगेट बस किस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें सिर्फ आरएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बात आती है कि ये एबल है टू टारगेट मल्टीपल डीएनए साइट्स साइमल्टेनियसली। एक साथ काफ़ी सारी ये डीएनए साइट्स को जाके ये टारगेट कर सकता है, जबकि बाकी में इस तरीके का एडवांटेज नहीं था। And besides this, one of the major application is that it is multifunctional programmability. It has multifunctional programmability. मतलब ये एक से ज़्यादा फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, नॉट एक साथ, हम केसेस ले सकते हैं कि इसको हम डिलीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सीक्वेंस को इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उस जीन सीक्वेंस की रिपेयरिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्पर cas9 सिस्टम। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब मैंने इंट्रो आपको बता रही थी कि इसके दो पार्ट हैं, नाम में ही पता चल रहा है, क्रिस्पर एंड cas9, ठीक है। सो क्रिस्पर जो होता है इसमें वो है आपका आरएनए पार्ट। बेसिकली आरएनए पार्ट भी पर्टिकुलरली 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, मीन्स 20 बेस पेयर लंबा न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है आरएनए का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्पर। एंड cas9 इज़ बेसिकली अ न्यूक्लियस प्रोटीन। न्यूक्लियस दैट मीन्स, क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करेगा। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी अपने सेल सिग्नलिंग वाले लेक्चर में कि एज कहीं भी लग जाए इसका मतलब वो क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी उसमें आ गई, वो क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। सो cas9 इज़ बेसिकली द मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये डीएनए को काटने का काम करता है। सीजर का क्या काम होता है, कट करना, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो किस तरीके के डीएनए को, किस तरीके के न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, ये डीऑक्सी न्यूक्लियेज प्रोटीन। दैट मीन्स किसका करेगा, डीएनए का, क्योंकि डीएनए क्या होता है, इट इज़ डीऑक्सी राइबोज होता है ना उसमें, जबकि आरएनए में क्या होता है, सिंपली राइबोज रहता है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस तो चलो हमने बता दिया आपको कि एक जनरल मैंने प्रोसेस आपको एक आउटलाइन दे दिया था कि किस तरीके से काम करता है, ये क्या होता है। बट इस प्रोसेस का कोर कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट बेसिकली इट इज़ to induce the cell's own DNA repair mechanism at precise location in its genome by inducing the double-stranded break in the DNA। मतलब क्या, जैसे देखो इस डायग्राम में आप नीचे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक। अब क्या हुआ, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या इंड्यूस करवा दिया, एक
ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक डीएनए को बीच में से तोड़ दिया। ठीक, अब डीएनए को तोड़ तो दिया है, लेकिन टूटने के बाद सेल क्या करेगी? डीएनए खराब हो गया, लेकिन उसको रिपेयर भी तो करेगी। तो सेल किस तरीके से उस डीएनए को रिपेयर करती है? ठीक है, इसी प्रोसेस को इंड्यूस करवाना है बस। अब इन जनरल क्या होता है कि डीएनए का जब सेल में ब्रेकेज होता है, स्पेशली हम यहाँ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, मतलब डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड ब्रेक अगर हो जाते हैं, तो दो तरीके की प्रोसेस होती हैं बॉस। ठीक है, एक होती है आपकी नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, और दूसरा क्या रहता है? होमोलोगस डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो देखिए NHEJ में क्या होता है कि या तो इंजर्शन हो रहा है या तो फिर डिलीशन हो रहा है। सी, यहाँ पे क्या है कि कोई होमोलोगस एंड्स तो हमारे पास है नहीं है, नॉन होमोलोगस है। ये एक एरर प्रोन प्रोसेस है बेसिकली। न्यूक्लियोटाइड आएंगे, हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री ना भी हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ इस केस में एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, जब कोई पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपका यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, या अगर वो पर्टिकुलर पोर्शन ख़राब हो गया, उसको हटा दिया जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या रहेगा? ये पूरा जीन भी ख़राब हो सकता है। सो इससे NHEJ प्रोसेस जो है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक की रिपेयर की, इसमें क्या होता है? इसमें होता है नॉकआउट्स का डेवलपमेंट। ठीक है ना, जबकि अगर हम होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है? नाम से पता चल रहा है आपको, होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन, दैट मीन्स यहाँ पे एक आपका कोई भी होमोलोगस टेम्पलेट चाहिए होता है हमें, जो इस पर्टिकुलर जगह पे आके आपके बाइंड होता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली नए न्यूक्लियोटाइड्स आके धीरे धीरे बाइंड होते जाते हैं, नए बेसिस ऐड होते जाते हैं जो इस स्ट्रैंड के होमोलोगस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो एडिशन हो रहा है वो क्या हुआ कि नई कुछ वेरिएशंस डेवलप हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट्स नहीं होंगे। यहाँ आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे या कुछ मॉडिफाइड चीज़ें हो सकती हैं, साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किन दो तरीके से आपकी जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है वो सेल में नेचुरली रिपेयर होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट बेसिकली इसमें आपके यूज़ किया गया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि NHEJ क्या होता है, ये एक एरर प्रोन प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है? फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर कुछ पर्टिकुलर जीन आपके इंसर्ट हो गए या आपके डिलीट हो गए, तो जैसे रीडिंग फ्रेम रहता है ना, तीन तीन बेसिस को एक साथ में पढ़ते हैं अपन। तीन जो आपके कोडोन्स कोडोन्स किससे बनते हैं? जो तीन बेसिस रहते हैं वही तो आपके एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं हम। तो 3 के जो सीक्वेंस रहता है उसी से आपका पूरा फ्रेम रहता है। अब क्या हुआ, अगर दो यहाँ से डिलीट हो गए तो आगे दो डिलीट हो गए, मतलब 1 2 3 और 4 5 6, ये जो पहले 5 6 इधर थे, अब क्या हुआ, ये दो नए आ गए, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है या नहीं? सो यहाँ पे क्या हो जाता है? फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए यहाँ क्या बनते हैं? नॉकआउट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जबकि होमोलोगस डीएनए रिपेयर में या रिकॉम्बिनेशन में क्या है? यहाँ पे टारगेटेड जीन इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे ये अगर टेम्पलेट कोई और आया, हम अपनी चॉइस का भी टेम्पलेट डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो नेचुरली प्रोसेस हो रही है तो इसमें ऑटोमेटिक आता है। बट हम अपनी चॉइस का भी यहाँ पे कोई टेम्पलेट अगर डालेंगे तो क्या होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा जो भी यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। तो यहाँ क्या हुआ? टारगेटेड जीन इंटीग्रेशन, कि एक पर्टिकुलर जीन को पहले टारगेट किया गया, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, या साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस, एक जो पर्टिकुलर साइट थी आपकी, उस पॉइंट पे क्या क्या करवा दिया गया? म्यूटेशन। ठीक, अब देखो, ये सारा हमने एक जनरल वे में पढ़ लिया
इस क्रिस्पर कैस9 के बारे में। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो भाई इसका ओरिजिन कहाँ है, हमारे माइंड में कैसे आया कि बॉस हमें इसको लेके कुछ इस तरीके के काम करने चाहिए और ये किस तरीके से जीनोम एडिटिंग टूल की तरह काम कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जो ओरिजिन है इसका वो क्या था, बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम से आया है। ये बैक्टीरिया अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है इस सिस्टम से, जो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम है। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप करता है, जैसे देखो आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर इम्यूनोलॉजी का आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, दो मेन चीज़ें होती हैं, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है, कोई भी बाहर का फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है जो बॉडी में, अगर बाहर का है दैट मीन्स वो हमारी बॉडी का सेल्फ नहीं होता, नॉन सेल्फ होता है, तो हमारी बॉडी को वो क्या करेगा, हार्म कॉज करेगा। ठीक है, तो क्या बॉडी क्या करेगी, उससे लड़ने के लिए अपनी बॉडी में क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन से लड़ती हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं बेसिकली। और इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर रहती है, हमारी बॉडी सेफ हो जाती है। अब इसके साथ ही क्या होता है, बचपन में जैसे आपको पता होगा जो टीके लगाए जाते हैं कुछ, ठीक है, अब टीके क्यों लगाए जाते हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट रहता है कि एक बार टीकों की फॉर्म में जो वैक्सीनेशन हुआ उसकी फॉर्म में आपकी बॉडी में डाला गया एक एंटीजन। एंटीजन था मतलब फॉरेन मटेरियल था वो, लेकिन उसने आपके इम्यून सिस्टम को सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा जाके एक्टिवेट किया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब उसने एक्टिवेट किया तो मतलब बॉडी में उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन गई। अब जो एंटीबॉडीज़ लड़ी हैं उनके पास एक मेमोरी ये रह गई कि बॉस इस तरीके का एक एंटीजन आया था, उसके अगेंस्ट हम बने थे। ठीक है, अब बाद में अगर उसी तरीके का कोई एंटीजन अगर बॉडी में आता है तो वो रिएक्शन जो होती है एंटीबॉडीज़ बनने की और ये जो प्रोसेस होता है लड़ने का, रोगों से बचने का, वो कैसा होगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है और वही चीज़ अगर दोबारा होती है तो क्या करते हैं हम, उससे उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या होता है कि जैसे आप एक बात बताइए मुझे कि बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बैक्टीरिया को रक्षा की ज़रूरत किससे होगी, जो बैक्टीरिया को खाएगा, बैक्टीरिया के लिए एनिमी की तरह काम करेगा। और बैक्टीरिया का एनिमी कौन, बैक्टीरियोफाज, मतलब जो बैक्टीरिया को खा जाए। बैक्टीरियोफाज क्या है, वो बेसिकली एक वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि फाज से लड़ने के लिए अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म अपनाई, और उसी डिफेंस मैकेनिज़्म का एक पार्ट था ये जो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम है। ठीक है, सो पहले एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बारे में एक जनरल आइडिया लेते हैं कि क्रिस्पर क्या है। क्रिस्पर इज़ अ फैमिली ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फाउंड इन द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड आर्किया। ये क्या है, ओरिजिनली ये थे डीएनए सीक्वेंसेस जो किस में पाए जा रहे थे आपके, इन द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गए या आर्कीबैक्टीरिया। ठीक, अब क्या है कि ये जो क्रिस्पर है वो वैसे तो किसका है, जीनोम प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया के जीनोम का पार्ट है, लेकिन ओरिजिनली इनका डेरिवेशन कहाँ हुआ था, दे आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट हैड प्रीवियसली इन्फेक्टेड द प्रोकैरियोट। जो बैक्टीरियोफाज ने पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया उसके डीएनए का कुछ पार्ट क्या हुआ, वो बैक्टीरिया के डीएनए में जाके इंसर्ट हो गया, और वही ये जो है क्रिस्पर डीएनए सीक्वेंसेस बन गए। ठीक है, और इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, दे आर बीइंग यूज्ड to detect and destroy DNA from similar bacteriophage during the subsequent infection। अब क्या होता है,
पहली बार जब इन्फेक्ट हुई बैक्टीरियोफाज से कोई बैक्टीरियल सेल, तो पहले तो क्या हुआ, उससे डेराइव कर लिया उस पार्ट को। अब सेकंड टाइम में अगर उसी तरीके के सॉरी सेकेंड टाइम में अगर उसी तरीके का कोई बैक्टीरियोफाज आता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन अगर होता है, तो क्या होगा कि वो जो पार्ट इसके पास था वो ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा बैक्टीरियोफाज के, तो ये उसको जाके डिटेक्ट करेगा, वहाँ जाके बाइंड करेगा, और साथ में इसके साथ क्या रहता है, क्रिस्पर के साथ होती है Cas9 प्रोटीन, वो वहाँ जाके बाइंड करके उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक, और डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट मीन्स बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए था वो खत्म। का क्या मतलब कि बैक्टीरिया का दुश्मन खत्म, और बैक्टीरिया इज सेफ नाउ। सो हो गई ना बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म ये। तो इसी डिफेंस मैकेनिज्म को अब हम लोगों ने क्या किया, अपने यूज़ के लिए करना शुरू कर दिया, अपना काम के लिए। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। अच्छा, इसमें ना अलग अलग क्लासेस रहती हैं आपकी। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ अभी पर्टिकुलरली टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी और क्लासेस के बारे में एक जनरल आइडिया मैं आपको अभी दूंगी इन आर फर्दर स्लाइड्स। अभी अगर हम टाइप 2 के बारे में अगर बात करें तो उसके कंपोनेंट में रहते हैं, एक रहता है क्रिस्पर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CRRNA। ठीक है, और इसके साथ ही क्या रहता है, एक ट्रेसर आरएनए और होता है। ट्रेसर मतलब ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए। अब ट्रेसर, आप नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है। ऑल्दो इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो अभी अननोन है, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि ये CRRNA के साथ, मीन्स क्रिस्पर आरएनए के साथ बाइंड रहता है और उसको ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। एक आते हैं अब पैम सीक्वेंस। पैम सीक्वेंस क्या है, ये है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव। अब ये क्या बला है, अभी ये देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, पूरा एक एरे है। अब इस एरे में क्या चीज़ है और ये किसमें प्रेजेंट है, ये आपका बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक लीडर सीक्वेंस है, यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे येलो पोर्शन से जो बने हुए हैं, दीज आर द रिपीट्स, जो हम इनिशियली किसके बारे में बात कर रहे थे, द पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, वो यही रिपीट्स थे। देखिए एक बीच में स्पेसर्स लगे हुए हैं, इक्वली इंटरस्पेस्ड है, और ऐसे पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का सीक्वेंस ही पूरा जो क्लस्टर है वो क्या कहलाता है, क्रिस्पर। ये तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसी तरीके से आने वाली जो फाज है, जो वायरस है, उसमें क्या होता है, प्रोटोस्पेसर्स होते हैं वहाँ। अब प्रोटोस्पेसर्स इनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होगी यहाँ पे, तभी तो जाके आप बाइंड करेगी ना वहाँ पे। ठीक है ना। अब इनके साथ क्या एसोसिएट रहता है, ये कैस जीन। कैस जीन क्या करेंगे, ये फर्दर आगे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ये फाइनली कैस प्रोटीन बनाएंगे। अब अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं, कुछ Cas3 बनाते हैं, कुछ Cas9 बनाते हैं, तो इनके अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। तो ये तो रहा क्रिस्पर का डायग्राम। अब आप ये देखिए एक कैस प्रोटीन का डायग्राम। इसमें आपको देखो यहाँ दिख रही है, ये है इस डायग्राम में देखो जो Cas9 प्रोटीन है, पर्टिकुलरली हम Cas9 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पैम इंटरेक्टिंग साइट। पैम इंटरेक्टिंग साइट जो है ये क्या होती है कि ये वो पर्टिकुलर ऐसा रीजन है इस प्रोटीन का जो इस प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ से जाके बाइंड करता है। देखो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो आपका टारगेट सीक्वेंस था। ठीक, अब यहाँ क्या आया, ये जो आपको इस कलर से ये पूरा दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रिस्पर आरएनए। क्रिस्पर आरएनए, और बेसिकली वैसे इसको SGRNA बोलते हैं, सिंगल गाइडेड आरएनए। ठीक है, अब सिंगल गाइडेड आरएनए के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट है आपका क्रिस्पर आरएनए, दूसरा है ट्रेसर आरएनए, जो अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक,
अब क्या होता है, और पीछे सॉरी पीछे आपको क्या दिखाई दे रही है, ये इतना बड़ा भारी भरकम ये है आपकी Cas9 प्रोटीन। ये आपको यहाँ एक पैम दिखाई दे रहा है, प्रोटोस्पेसर एडजासेंट मोटिफ। देखो ये किस में प्रेजेंट होता है, उस टारगेट सीक्वेंस में। अगर हम बैक्टीरियल डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो टारगेट क्या था बैक्टीरिया का, टारगेट था वायरस। वायरस में कुछ पर्टिकुलर ऐसी साइट्स थी जो रिकॉग्नाइज होंगी, और उन रिकॉग्निशन साइट्स पे जाके क्या होगा, ये जो गाइड आरएनए था वो वहाँ जाके बाइंड करता था, और Cas9 प्रोटीन जो इस क्रिस्पर के साथ एसोसिएटेड रहती थी, इस CRRNA के साथ जो एसोसिएटेड है, वो वहाँ जाके ये जो पर्टिकुलर पैम साइट है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखी पैम इंटरेक्टिंग साइट इस प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, तो वो जाके इस पैम साइट प्रोटोन एडजेसेंट प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव के साथ जाके बाइंड करेगी और यहाँ पे जाके कट्स लगाने शुरू कर देती है। ठीक, हाँ, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कट्स लगाने शुरू कर देता है। क्लियर हुई यहाँ तक आपको बात? और एक ही स्ट्रैंड पे नहीं, दोनों ही स्ट्रैंड पे कट करेगा। ठीक है, यहाँ भी कट होगा और इधर भी कट होगा। ठीक, बात यहाँ क्लियर हुई आपकी? और एक बार कट अगर हो गया तो फिर क्या होगा, ये वाला जीन आपका बेकार हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ आपने देखा, तो आपको पैम सीक्वेंस समझ में आ गया। पैम सीक्वेंस क्या है, ये एक प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिव, ये 2 से लेके 6 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ immediately following the DNA sequence targeted by the Cas9 nuclease in the CRISPR bacterial adaptive immune system। मतलब जो बैक्टीरिया का जो CRISPR मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, उसमें उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के आगे जाके लगा हुआ होता है, जो एक टारगेट डीएनए है, जहाँ पे जाके कैस न्यूक्लियस जो प्रोटीन है Cas9 न्यूक्लियस, वो जाके अपना एक्शन करती है। अब इसका कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऐसे क्या सीक्वेंसेस होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं। तो पैम में क्या रहते हैं, इट इज़ 5' NG G 3', मतलब अगर 5' से 3' की डायरेक्शन में हम पढ़ते हैं तो क्या रहता है NGG। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं जो आपके आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे N आपका कोई भी न्यूक्लियो बेस हो सकता है, जबकि जो G है ये क्या है, आप सबको पता है कि G है ग्वानिन यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए जी, अब आगे चलते हैं।